बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर BCom 2 की क्लास के अंदर एडिटिंग के मज़मून के साथ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, कि इंटरनल ऑडिट के मकासद क्या क्या होते हैं। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मकसद होता है इंटरनल ऑडिट का, वो प्रॉपर कंट्रोल होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे के सारे अच्छे तरीके के साथ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कर रहे हैं। तो ये चेक करने के लिए भी ऑडिट इंटरनल किया जाता है। उसके बाद दूसरा अकाउंटिंग सिस्टम, कि अकाउंटिंग सिस्टम को ठीक तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। उसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस, लेजर्स, परचेजेस, सेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारी चीज़ें जो हैं उनको ठीक तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम चेक करते हैं इंटरनल ऑडिट के अंदर। उसके बाद हेल्प मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, मदद होती है इंटरनल ऑडिट की, कि उनकी कंपनीज़ के अंदर जितने भी फ्लॉज हैं, जितनी भी गड़बड़ हो रही है, जितने भी एरर्स हैं, जितने भी फ्रॉड्स हैं, वो सारे के सारे डिटेक्ट हो रहे हैं। तो वो किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इंटरनल ऑडिट के अंदर बंदे को जानने में मदद मिलती है। उसके बाद है वर्किंग रिव्यू। जितना भी वर्क किया गया है उस वर्क को रिव्यू किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे काम ठीक हो रहा है, कहाँ कहाँ पे काम ठीक नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें भी इंटरनल ऑडिट की वजह से हमें पता चल जाती हैं। उसके बाद आ जाता है एसेट्स प्रोटेक्शन, कि आपके एसेट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं या नहीं मौजूद, उनके अंदर किसी ने कोई घपला तो नहीं कर दिया, कोई खराबी तो नहीं हो गई, कोई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें इंटरनल ऑडिट के ज़रिए से हमें पता चल जाती हैं, क्योंकि ऑडिटर जो होता है उसने इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। वो एसेट्स को भी देखता है कि एसेट ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके अंदर जो प्रोडक्शन है वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें इंटरनल ऑडिट के अंदर हमें पता चल जाती हैं। तो ये भी इंटरनल ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आ जाता है इंटरनल चेक। बाकायदा तौर के ऊपर सारी चीज़ें जितने भी मार्केट के अंदर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उनके अंदर इंटरनल चेक हो जाता है। स्टाफ वगैरह जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें भी इंटरनल ऑडिट के अंदर हमें पता चल जाती हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है इंटरनल ऑडिट का। उसके बाद है फेयर स्टेटमेंट्स, कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, अगर उनके अंदर कोई फ्रॉड्स है, कोई गपला है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो सारी की सारी ऑडिटर जो है वो देख लेता है, उसको पता चल जाता है। तो एक तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पता होता है कि इंटरनल ऑडिट भी होना है, उसके बाद फाइनल ऑडिट भी होना है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ों को ठीक तरीके से बनाते हैं, ठीक तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनको वो पे करते हैं। उसके बाद चेक एरर, जितने भी एरर्स वगैरह होते हैं वो भी इंटरनल ऑडिट के अंदर पता चल जाते हैं। उसके बाद जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो भी पता चल जाते हैं। मिस्टेक अगर किसी ने खुद की है या कोई जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है तो वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर पता चल जाती हैं। डिटरमिन लायबिलिटीज़, कि किस बंदे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से अदा कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये भी डिटरमिन हो जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव है इंटरनल ऑडिट का। उसके बाद हेल्प इंडिपेंडेंट ऑडिट, इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर के ऊपर ऑडिट करने में ये बेहद इंटरनल ऑडिट जो है ये फ़ायदेमंद साबित होता है। इससे ये चीज़ें भी आपकी डिटरमिन हो जाती हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्राइजल, कि जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस है उसका जायज़ा लिया जाता है, कि जितने भी ऑडिट काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके की दे रहे हैं, ठीक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी सारे का सारा आपको इंटरनल ऑडिट के ज़रिए से पता चल जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रोवाइड सजेशंस। फिर जो इंटरनल ऑडिट करने वाले बंदे होते हैं वो जब ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, एसेट्स के हवाले से देख लेते हैं, सेल्स के हवाले से देख लेते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से देख लेते हैं और एम्प्लॉयज़ के हवाले से देख लेते हैं, तो उसके बाद वो अपनी सजेशन देते हैं कि इन चीज़ों को कितना और ज़्यादा इंप्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जो है उनको हासिल किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है न्यू आइडियाज़। फिर वो नए नए आइडिया देता है कि ये आइडियाज़ यहाँ पे ये काम किया जाए तो इस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप मार्केट के अंदर अपना नाम ज़्यादा अच्छा पैदा कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो ये सारे न्यू आइडियाज़ भी इंटरनल ऑडिट की वजह से आते हैं। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं क्या उनको ठीक तरीके से
इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये भी इंटरनल ऑडिट के अंदर बताया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनको क्या फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये भी इंटरनल ऑडिट की वजह से हमें पता चल जाता है। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, बाकायदा तौर के ऊपर जो अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, किसी भी तौर के ऊपर कोई भी आता है, बंदा बाहर से आता है या टॉप मैनेजमेंट करना चाहती है, तो इंटरनल ऑडिट के अंदर वो सारी रिपोर्ट जो है वो बन चुकी होती है, तो उसके ज़रिए से ये पता चल जाता है। अजीज़ तलबा, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आप लोग उससे उम्मीद की जाती है कि आप लोग इसको याद करके लिखेंगे और लिखकर मुझे इरसाल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।